हाँ जी। अभी कुछ देर पहले शाम के वक्त मैं आपसे बात कर रहा था बाहर बालकोनी में। तो मेरा एक फ़ोन आ गया तो मुझे ये बंद करना पड़ा था कैमरा। तो उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया, खाना वाना खा के तो फारिग हो गया। अभी कोई तकरीबन रात के पौने 11 बजे हैं। तो मैंने कहा जो बात मैं उस वक्त करना चाहता था तो वो मैं मुकम्मल कर लूँ। तो एक दो बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो ये है कि अब जिस मुकाम से हम गुज़र रहे हैं यहाँ पे बहरा रूम के अंदर, तो यहाँ पे पानी की एवरेज जो गहराई है वो है कोई तकरीबन 2500 2600 गज़ के करीब। मीटर, गज़ नहीं बल्कि मीटर। तो यूँ समझें कि आप अगर लाहौर में रह रहे हैं और ये जहाज़ जो है ये मरी की पहाड़ियों के ऊपर चल रहा है, इतना इतना पानी जो है वो उसकी गहराई है। ये यहाँ पे एवरेज है बहरा रूम में, जिसे मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। अच्छा, उससे पहले जब हम अटलांटिक ओशन में थे, यानी बहरे ओकियानूस के अंदर, तो उस वक्त जो एवरेज गहराई थी पानी की वो तकरीबन 5000 5,500 मीटर के करीब ये एवरेज उसकी गहराई थी। अच्छा, एक जगह पे वो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही कुछ गहरा लग रहा है। वो 8,300 400 फुट ऐसे करके कुछ वो गहरा दिखा रहा था टीवी के ऊपर कि हम यहाँ पे पानी की इतनी गहराई है। उस वक्त हम फ्लोरिडा से निकल गए तो साउथ की तरफ, जनूबी अमेरिका की तरफ को निकल गए थे। तो बाद में वो मैंने देखा ज़रा उसे थोड़ा सा गूगल करके कि भाई ये क्या चक्कर, क्या है, इतनी गहराई कौन से मुकाम पे थी। तो पता चला कि वो उस तरफ एक खाई है समुंदर के अंदर, और वो खाई जो है वो है तकरीबन 8,350 या ऐसे करके कुछ मीटर्स। तो उसको अब मैं जब वो कंपेयर करता हूँ, जो हमारा जो सबसे बुलंद तरीन दुनिया का जो चोटी है पहाड़ की, माउंट एवरेस्ट या केटू, तो तकरीबन उनके बराबर पड़ जाता है वो। थोड़े से 400-500 मीटर ज़्यादा होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वही एवरेज आ जाता है। यानी आप समझें कि लाहौर में रह रहे हैं तो आपका जो जहाज़ जो है वो जा रहा है ऊपर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से गुजर रहा है, बहरी जहाज, हवाई जहाज नहीं। तो इतना बीच में वो पानी है। और जैसे अब यहाँ पे जो इस वक्त बहरा रूम के अंदर हम जो जा रहे हैं तो वो बस ऐसे ही है जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे आप लाहौर में बैठे हैं और आपका जो बहरी जहाज जो है वो मरी की पहाड़ों के ऊपर तैरता फिर रहा है, बीच में ये सारा पानी है। अच्छा, एक तो ये बात आपको बतानी थी, और दूसरी एक बात मैंने आपको ये बतानी थी कि आपने डीजल को जिस हवाले से आप जानते हैं, मतलब एक तो वो है ना क्या, जो सियासी उसको चलो छोड़े, लेकिन ये जो डीजल ऑयल, डीजल इंजन, तो ये क्या चीज़ है? ये अच्छा, अब बात ये है कि आप ये कहेंगे कि भाई ये यहाँ पे आप समुंदर के में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें डीजल का कहाँ से जिक्र आ गया वहाँ पे, उसकी कौन सी बात। बात ये कि उसका ताल्लुक ही समुंदर से है जो मैं बात करने लगा हूँ। वो ये है कि ये एक बंदा था, उसका नाम था रोडल्फ डीजल, जिसने के डीजल इंजन इजाद किया था। ये जर्मन था बंदा, और
1858 में ये पैदा हुआ था, यानी समझ लें कि जिस वक्त आपके इंडिया में जंग आज़ादी का जो वक्त था, 57 58, 1857 1858, उस दौर में वो बंदा वो पैदा हुआ था। तो उसने उसके ज़माने में जो इंजन थे वो या तो भाप से चलते थे या फिर चलते थे ये पेट्रोल से, गैसोलीन से। तो ये जो डीजल है ये थोड़ा सा मतलब है तो ये भी पेट्रोलियम की एक किस्म है, लेकिन ये समझे थोड़ा सा गंदा तेल होता है एक किस्म का। पेट्रोल जो है वो ज़्यादा साफ़ होता है, डीजल थोड़ा मैला होता है। इसीलिए सस्ता था पहले, तो काफ़ी 2 ढाई गुना 3 गुना पेट्रोल से ज़्यादा सस्ता होता था। लेकिन बाद में वो कोई उसकी पोल्यूशन वगैरह की वजह से और उन चक्रों में इसके रेट्स जो हैं वो बढ़ा के तो पेट्रोल के बराबर बल्कि बाद जगह पे पेट्रोल से ज़्यादा भी कर दिए। बहरहाल तो ये एक सस्ती आइटम थी। तो उसका जो था वो मोटिव, मकसद उसका, मिस्टर डीजल का, वो ये था कि कोई इंजन ऐसा होना चाहिए जो कि ये गंदे तेल से भी चल जाए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत साफ़ सा तेल हो, साफ़ और शफाफ पेट्रोल वही हो तो उससे चले, तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इंजन उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़े से गंदे तेल से भी चल जाए। तो वो उसने जब इंजन जो उसने इजाद किया, कंबशन इंजन, तो उसका नाम फिर उसके नाम के ऊपर वो डीजल इंजन वो रखा गया था। और उसमें जो ईंधन डाला जाता है वो जो थोड़ा मैला सा पेट्रोलियम होता है, तो वो उसको भी फिर वो डीजल डीजल ही कहने लगे। तो लेकिन बात ये फिर वही आती है कि फिर इसका समुंदर से क्या ताल्लुक है। समुंदर से इसका ताल्लुक ये है कि ये जो बंदा था जी, रोडल्फ डीजल, ये जब अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, कोई इंजन विंजन बनाने के चक्कर में वो था, तो कोई अभी कोई पेटेंट करवा लिया था उसने सारा कुछ। अब इसमें कोई फाइनेंसर और पार्टियां ढूंढ रहा था कि कोई मुझे मिले तो मैं आगे इसका कोई कारखाने वगैरह लगाऊं, ये करूं वो करूं। तो ये बहरी जहाज़ पे बैठ के तो ये जा रहा था, लंदन जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। इसको जहाज़ पे लोगों ने देखा है, जहाज़ पे ये अपने शाम के वक्त लोगों को सलाम दुआ करके अपने केबिन में चला गया, जैसे मैं अपने केबिन में बैठा हूँ। तो वो अपने केबिन में चला गया। उसके बाद फिर वो बंदा जो है वो नहीं नजर आया, गायब हो गया वो बंदा। पता नहीं किसी ने उसको मार दिया या उसने पानी में छलांग लगा दी, खुदकुशी कर ली, क्या हुआ, मतलब वो जहाज पे भी नहीं था। वो चढ़ा है जहाज पे, लोगों ने उसको केबिन में जाते हुए देखा, फिर उतरते हुए नहीं देखा किसी ने उसको। तो ये जो हम जानते सब हैं, डीजल का नाम बहुत जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये असल में ये बंदा कौन था और इसके पीछे कहानी क्या है। तो ये मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, ये पता तो इसका नहीं चला कि ये कहाँ गया। वैसे कुछ इस वाक़े के कोई 10 रोज़ के बाद कोई लाश तैरती हुई देखी गई थी। तो वो इतनी मसक शुदा थी कि वो पता नहीं चलता था कि वो मतलब अंदाज़ा था कि शायद ये वही डीजल ही होगा जो गायब हो गया था जहाज़ में से, उसकी लाश होगी। तो लेकिन उसका पक्का पता नहीं है कि वो क्या हुआ उसके साथ। तो ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हुई थी, लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्प बात जो है वो इससे रिलेटेड ही बात है। वो ये है कि आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, मेरे जो केबिन में जो टीवी लगा हुआ है कमरे में, तो उससे मुझे पता चला कि शेल कंपनी जो है जी, ये तेल वाली, पेट्रोल वाली,
इसको पिछले 3 महीने में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। कितना? 9.13 बिलियन डॉलर्स, ये उसका रिकॉर्ड प्रॉफिट है 3 महीने का, 9.13 बिलियन डॉलर। और यही डीजल पेट्रोल बेच के जिसकी कीमत उसकी दुनिया में बढ़ क्यों गई कीमत इसकी? बढ़ इसलिए गई कि वो जो जंग जो छिड़ गई है यूक्रेन और रूस की, वो जंग छिड़ गई है। वो रूस ने अपना तेल, वो तो कहता है मुझे लो, किसी ने लेना है तो लो। ये कहते हैं जी हमने लेना, तुम्हारी लड़ाई हो रही है। और वो उसका फायदा किसको हो रहा है? ऑयल कंपनियों को। बीच में से मतलब सियासत अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे चल रही है कि जी फलाना फलाने को मार रहा है तो फलाना फलाने के साथ। और ये असल में मुनाफा जो है, और असल में जो खेल जो है वो इन लोगों का, ये शेल वगैरह हो रही है, वो पैसे ये कमा रहे हैं। ऑयल कंपनी, ये तो सिर्फ शेल कंपनी है ना, और दूसरी कंपनियों ने पता नहीं कितने पैसे कमा लिए होंगे इस दौरान में। तो इसी से वो एक और कैरेक्टर याद आता है कि जैसे ये शेल ने इस जंग में पैसा कमाया है ना, इसी तरह नेपोलियन की जब जंग हुई थी, तो नेपोलियन की जंग में आपको पता है किस बंदे ने पैसे कमाए थे? वो था मिस्टर रॉथचाइल्ड, जो आज दुनिया का चंद एक जो उंगलियों पे गिने जाने वाले ट्रिलियनर्स हैं, बिलियनर तो पीछे रह गए उनके पास। उनमें से एक फैमिली है रॉथचाइल्ड, उसने ये पैसा कमाया था नेपोलियन की जंग में। वो कैसे कमाया था ये मैं फिर इंशाल्लाह, ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और मैं इतनी लंबी मैंने कभी वीडियो कभी की नहीं, और ना मुझे कोई शौक है लंबी बात करना, मैं तो लिखता भी ज़रा मुख्तसर ही हूँ, ये बात वैसे लंबी हो गई है। तो ये मैं इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा किसी वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि रॉथचाइल्ड ने नेपोलियन की वार में कैसे पैसे बनाए थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत लंबी बात हो गई।